दिस इज आरसीसी पार्ट 1 क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्टेन क्वेश्चंस जो जनरली एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये हमारी वेबसाइट है www.everexam.in। किसी भी प्रॉब्लम की आप इस वेबसाइट पे हमें बता सकते हैं। ओके, ये हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले इसमें वो कहता है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज। मतलब हमें टेस्ट स्पेसिमेन का साइज बताना है, मॉडुलस ऑफ रप्चर। पहली बात तो हम बता दें कि मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब होता है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। जिसे हम जनरली डिनोट करते हैं अपना FCR से। FCR मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो IS 456-2000 के हिसाब से कोड कहता है हमारा कि जो हमारा स्पेसिमेन होना चाहिए, जैसे मान लो ये हमारा क्यूब, ये हमारा स्पेसिमेन है इस तरीके का, तो उसकी ये जो ये वाली हम डायमेंशन डायमेंशन की बात करें, ये होती है 150 mm। ये जो ये वाली डायमेंशन है ये होती है उसकी 150 mm। ये वाली डायमेंशन होती है उसकी 700 mm। तो उसके बिहाफ पर हमारी जो डायमेंशन बनती है वो बनती है भाई 150 mm मल्टीप्लाई 150 mm मल्टीप्लाई 700 mm। सो आवर ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे एग्जाम में कि भाई जो हमारी मॉडुलस ऑफ रप्चर है या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो IS कोड के हिसाब से मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR ले लेना सीधा। तो वो हम जनरली होता है 0.7 √FCK। FCK है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे वो आपको ग्रेड दे देगा कि भाई M15 M20 M25 है, तो यहाँ पे M15 है तो मैं फिर यहाँ डाल देंगे 15 डाल देंगे, M20 है तो 20 डाल देंगे, M25 तो 25 यहाँ डाल देंगे। तो उसके बिहाफ पे हमारा FCR का वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर, मतलब बेंडिंग के केस में हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई मॉडुलस ऑफ रप्चर का क्या फॉर्मूला होगा। तो ये सब वैल्यू आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। मतलब जब हम कंक्रीट को प्लेस और कॉम्पैक्ट करते हैं तो वाटर जो होता है कंक्रीट की सरफेस पे आ जाता है। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं जरा, पहले ये 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है ये जनरली डिपेंड करता है उसके साइज पे, जो हमारा इस पे वो जो हमारा हम यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, साइज, शेप, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज, इन सभी पे डिपेंड करता है जो हमारा सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन जनरली होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। सेग्रीगेशन जो होता है वो होता है segregation may happen when the concrete is mixed, transported, placed or compacted। मतलब जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्लेस और कॉम्पैक्शन के टाइम पे क्या होता है कंक्रीट में, तो उस टाइम पे हमारा सेग्रीगेशन आकर होता है। तो सेग्रीगेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम देखते हैं पहले। प्रॉब्लम ड्यू टू सेग्रीगेशन, सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारी क्या होती है, कंक्रीट जो होता है हमारा वो वीकर हो जाता है। क्योंकि जैसे मान लो सेग्रीगेशन मतलब एक जैसे पार्टिकल, एक जैसे ग्रेडिंग के पार्टिकल जब एक साथ आ जाएंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक हो जाएगी, मतलब स्ट्रेंथ उसकी वीकर हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा लेसर ड्यूरेबिलिटी। हमारा जो कंक्रीट होगा वो हमारा लेसर ड्यूरेबल हो जाएगा ड्यू टू सेग्रीगेशन। थर्ड पॉइंट आता है हमारा विल लीव ए पुअर फिनिश।
पुअर, सरफेस फिनिश पुअर। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी सेग्रीगेशन के वजह से। तो इन सब प्रॉब्लम्स को भी आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। और सेग्रीगेशन के बारे में याद रखिएगा कि होता क्यों है। मतलब जब एक जैसे पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन कॉम्पैक्शन के टाइम पे एक जैसे पार्टिकल एक ही लेयर में आ जाए, इस तरीके से एक जैसे मतलब पहले फाइन फिर कोर्स इस तरीके से अगर आ जाए तो उसकी वजह से होता है ना सेग्रीगेशन। एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो आप इस तरीके शेप पर, जैसे मान लो आप तसला ले लेते हैं, तो जैसे आपका मान लो एग्रीगेट है, अब हम जैसे मान लो आप उसे ऊपर से डालते हैं तो वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन आपका ना हो। तो ये जो जैसे मान लो यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम हाइट होती है हमारी 100 mm। इस क्वेश्चन को भी याद रखें, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं कि मैक्सिमम हाइट टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन इज 100 mm। उसके बाद ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जो वाटर होता है, वाटर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन वेयर वाटर इन द कंक्रीट टेंड्स टू राइज टू द सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। मतलब जैसे मान लो आपने कंक्रीट प्लेस किया, आपने कंक्रीट यहाँ सब जगह प्लेस कर लिया, लेकिन वाटर जो होता है वो इस तरीके से हल्का हल्का, बहुत ही हल्का हल्का कंक्रीट की सरफेस पे आना राइज अप होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं हम ब्लीडिंग। ये जनरली इनिशियली हम कंक्रीट प्लेस करते हैं जब देखा जाता है ब्लीडिंग जो होता है। उसके बाद होता है बल्किंग, जब एक जगह पार्टिकल एक ही जगह पे मतलब बल्क फॉर्म में आना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बल्किंग। एक बात और हम ब्लीडिंग में डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ वेरी फाइन एग्रीगेट स्मॉलर देन 150 mm रिड्यूसेस ब्लीडिंग। अगर हम वह बहुत ही फाइन एग्रीगेट यूज कर लें लेस देन, अभी तक पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है, 150 माइक्रोमीटर से कम के अगर हम फाइनल एग्रीगेट यूज कर लें तो हम ब्लीडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ब्लीडिंग रिड्यूसेस, ब्लीडिंग में एक तो ये पहले राइज हो जाएगा सरफेस तक, फिर लेस देन 150 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए तो ब्लीडिंग रिड्यूस होती है फाइन एग्रीगेट। एक पॉइंट और हम होता है इसमें, माइक्रोफाइबर यूज टू रिड्यूस ब्लीडिंग। पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा माइक्रोफाइबर यूज होता है ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है हमारी किससे, माइक्रोफाइबर पॉलीप्रोपाइलीन। और अब एक हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें क्रीप। अगर हम क्रीप के बारे में डिस्कस करें, पहली बात तो क्रीप जो हमारा होता है वो होता है हमारा डेड लोड की वजह से, डेड लोड या फिर कोई भी सुपर इम्पोज लोड जो परमानेंटली उस पर रहे। जैसे मान लो क्रीप जनरली होता कैसे है, रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, एक चीज और ये होता है हमारे जनरली ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से, ना कि सडन लोडिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुअल लोडिंग होना चाहिए। तो ग्रेजुअल लोडिंग मतलब जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग खड़ा किया, ऐसा तो हो गया नहीं आप 5 घंटे 4 घंटे में बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। तो उसके लिए वो कुछ टाइम लेगा कि पहले उसका फर्स्ट स्टोरी खड़ा हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो उसी के हिसाब से वो जो लोडिंग होते हैं वो हमारी होती है ग्रेजुअल लोडिंग। तो उसी लोडिंग की वजह से उस केस में होता है हमारा क्रीप। ये होता है हमारा डेड लोड की वजह से या फिर सुपर इम्पोज लोड, जो कि बहुत टाइम के लिए एक तरह से परमानेंट लोड, उसकी वजह से होता है हमारा क्रीप। अब एक हम ग्राफ देखते हैं जो जनरली हम बताया कि क्रीप किस तरीके से किस तरीके से होता है। तो मान लो ये है हमारा, इधर हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं क्रीप, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम। इनिशियली क्या होता है कि एट t इजिकल टू 0, जब टाइम 0 है तो क्या होता है एकदम से पार्टिकल अपना एडजस्ट हो जाता है, अपने कोई भी पोजीशन होगी उसमें रीएडजस्ट हो जाएगा। मान लो ये वैल्यू आ जाता है आपको क्रीप, एकदम से पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, एक तरीके से एकदम से सेटलमेंट हो गए, तो ये आपका क्रीप का वैल्यू आया था। उसके बाद अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्रीप का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ये है हमारा लोडिंग कंडीशन।
लोडिंग कंडीशन के केस में हमारा ये होता है हमारा क्रीप। उसके बाद अब जैसे ही मान लो आपने ये डॉट डॉट कर लेना थोड़ा, जैसे ही मान लो आपने सडनली लोड हटाया तो क्या हुआ, तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है आपका अनलोडिंग। ये मान लो ये वैल्यू आपको यहाँ तक था, ये थोड़ा कम बना लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, इस तरीके से आता है, ये नहीं है, ये आपका अनलोडिंग हो गया। अब क्या होता है, एक्चुअल में जो क्रीप रिकवरी हुई ये हुई आप उसकी रिकवरी। एक्चुअल में होना चाहिए था क्रीप रिकवरी इतना, बट हुआ इतना। तो ये जो ये डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, सेटलमेंट देख रहे हैं, ये वाइड है, ये जनरली रिकवर नहीं हो पाता है जब हम किसी भी स्ट्रक्चर मतलब किसी भी उसे सोइल को डिस्प्ले हो रहा है क्रीप उसे अनलोड करते हैं। उसके बाद तो इसीलिए मतलब जैसे वाटर ट्रांसफर टू द सरफेस, तो इसलिए इसका आंसर आता है हमारा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में हमारा जो वाटर जो होता है वो राइज होता है सरफेस पर। अब ये साइड का एग्जांपल है जो आपको ब्लीडिंग शो कर रहा है। इसमें क्या, जैसे कंक्रीट और ये सब जो भी हमारे फाइन एग्रीगेट को जो भी मिक्सचर है उसे हमने डाल दिया है इस तरीके से, सब आप मिक्स पेस्ट बना के पेस्ट की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो वाटर देखिए आप, वाटर ऐसे कंक्रीट की सरफेस पे राइज हो रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में इस तरीके से राइज हो रहा है। ये इनिशियली टाइम के लिए होता है राइज हो रहा। तो ये जो इसी प्रोसेस को हम जनरली बोलते हैं हमारा ब्लीडिंग। अब हम डिस्कस करते हैं ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लीन मिक्स ब्लीड्स मोर एज कंपेयर टू रिचर मिक्स। लीन मिक्स ब्लीड्स एज कंपेयर टू रिचर मिक्स। लीन मिक्स का मतलब होता है उसमें लो सीमेंट कंटेंट, लो, और रिच मिक्स का मतलब होता है हाई सीमेंट कंटेंट। ठीक है। उसके बाद ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाय एडिंग पोजोलोना फाइनल एग्रीगेट। ये फाइनल एग्रीगेट। ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मैंने होता अब हम देखते हैं इसमें किस किस तरीके से ब्लीडिंग रिड्यूस होती है। पहले ब्लीडिंग किस तरीके से हमारी रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बिहाफ पे हम इनके आंसर देंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ब्लीडिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्स कैन रिड्यूस ब्लीडिंग। मतलब अगर मान लो प्रोपोर्शनिंग जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम अभी फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर लिया था, जैसे हमने जो आपकी अभी जो हमने आपको डायग्राम अभी फिगर पीछे दिखाई थी, तो उसमें अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स कंक्रीट मिक्स हम लेंगे तो वो हमारा ब्लीडिंग को रिड्यूस कर दे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है, एयर एंटरिंग एजेंट कैन रिड्यूस ब्लीडिंग फिनोमिना। जो एयर एंटरिंग जो भी हमारे एजेंट होंगे वो रिड्यूस कर दे हमारे ब्लीडिंग फिनोमिना। किस तरीके से, जैसे मान लो ये हमारा कंक्रीट है और मैं यहाँ पे मान लो एयर वॉइड्स पर एयर प्रेजेंट होगा इन वॉइड्स में, जो मतलब इसके बचा हुआ है, तो इस तरीके का वाटर जो हुआ वो ऊपर की तरफ आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो एयर के वॉइड्स होंगे, जो एयर कंटेंट वॉइड्स में प्रेजेंट होगा वो इन्हें ऊपर ट्रांसफर होने की परमिशन नहीं देगा, मतलब इन्हें ऊपर राइज नहीं होने देगा। तो जिसकी वजह से हम ब्लीडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी एयर एंटरिंग एजेंट होते हैं वो हम जनरली यूज कर लेते हैं ब्लीडिंग रिड्यूस करने के लिए। इट रिड्यूस व्हेन इंक्रीजिंग द ट्रेवलिंग पाथ ऑफ वाटर टू बी ब्लीडेड। अब मान लो वाटर यहां तक है, ये मान लो उसकी अपर सरफेस है, वाटर यहां तक है, यहां तक है वाटर। अब मान लो जब ये इतनी डिस्टेंस है, वाटर को इतनी डिस्टेंस कवर करनी है कंक्रीट के ऊपर तक पहुंचने में, और मान लो अब हम इस वाटर लेवल को हम यहां से यहां पहुंचा दें इस तरीके से यहाँ पे, तो ये ट्रेवल पाथ इंक्रीज हो जाता है हमारा। अब मान लो वाटर को इतना चलना पड़ेगा, तो इस चीज को देखते हुए हम क्या करते हैं कि वाटर को का जो ट्रेवल पाथ होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं।
तो फॉर दिस पर्पस, इसके लिए हम ट्रेवल पाथ इंक्रीज कैसे होता है, वी कैन यूज फाइनली डिवाइडेड पोजोलॉनिक मटेरियल। तो एक क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या हम यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए, तो हम यूज करते हैं अपना पोजोलॉनिक मटेरियल। याद रखिएगा कि भाई किस चीज से ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है। अब एक हमारा होता है कि अगर हम फाइनर सीमेंट यूज कर लें, अगर हम फाइनर सीमेंट भी अगर हम यूज कर लेते हैं कंक्रीट के केस में सीमेंट, तो वो भी हमारा ब्लीडिंग रिड्यूस कर देता है। अब लीन मिक्स ब्लीड्स मोर एज कंपेयर टू रिचर मिक्स, तो फाइनर सीमेंट ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि लीन मिक्स जो होगा वो ब्लीड मोर करेगा कंपेयर टू रिचर मिक्स। अब ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाय एडिंग पोजोलॉन फाइनल एग्रीगेट, ये इसे काट दीजिए। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है कि भाई फाइनल एग्रीगेट की वजह से हमारा, ये हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनल एग्रीगेट और फाइनल सीमेंट की वजह से ब्लीडिंग हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एक तरह से काम करता है एक्सीलेटर। ये आपसे ऐसी जेई में और स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीलेटर, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड। तो इस ऑप्शन को याद रखें, कैल्शियम क्लोराइड हम एक्सीलेटर की तरह यूज करते हैं सीमेंट पेस्ट में जनरली। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इज अ एक्सीलेटर। तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर आपका नोनो द अबव बचता है। तो ये इसलिए आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जैसे आपने उसमें क्वेश्चन कहा हुआ है, तो आपका जो आंसर होता है आपका वो जाता है आपका आंसर नंबर डी। अब जैसे ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट स्कल, मतलब अगर हम मान लो सेपरेट कर देते जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज करें, जैसे मान लो ऊपर डालते हैं हमने, मान लो 4 लेयर 2-3 लेयर बनाते हैं, 1 2 3 ऊपर डाल दिया हमने कोर्स एग्रीगेट, इधर डाल दिया हमने फाइन एग्रीगेट, इधर डाल दिया हमने वेरी फाइन एग्रीगेट। अब इस तरीके से सेपरेट आउट हो चुके हैं सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या जनरली, सेग्रीगेशन। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन दिस प्रोसेस। उसके बाद सेग्रीगेशन की हम बात कर चुके हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन और मिक्सिंग के टाइम में जनरली होता है कि इस तरीके से हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से हम अपनी शेप ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मैक्सिमम हाइट बोल लेता है आपसे वो होती है हमारी 100 mm की, जिससे कि हमारी सेग्रीगेशन ना हो। तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट जो होती है कि हम जैसे तसले से हम डालते हैं अपना कंक्रीट का मिक्सचर, तो कितने हाइट होनी चाहिए, वो नीचे 100 mm। तो उसकी ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ब्लीडिंग, प्रिवेंट सेग्रीगेशन, प्रिवेंट सेग्रीगेशन। उसके बाद क्या इसका इफेक्ट होता है सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन का इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके वाली, पहली बात तो ये वीका बना देता है, लेस ड्यूरेबल बना देता है और पूरा सरफेस क्लीन देता है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इन्हें याद रखेगा। तो जैसे मान लो द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट, तो इंग्रेडिएंट को सेपरेट आउट कर देता है, तो वो इसका आंसर हो जाता है आपका ए। और हम और ऑप्शन में डिस्कस करते हैं अभी। कॉम्पैक्शन का क्या मतलब होता है। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ सॉइल। मतलब जैसे मान लो सॉइल के वॉइड्स हैं, तो उसमें एक्सपल्शन ऑफ एयर जो होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा कॉम्पैक्शन। अगर मान लो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर हो जाए, एयर की जगह पोर वाटर, तो होगा हमारा कंसोलिडेशन। और यहाँ पे जैसे कॉम्पैक्शन, तो कॉम्पैक्शन होता है जनरली एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ सॉइल। श्रिंकेज, श्रिंकेज होता है जनरली जैसे मान लो टेम्परेचर राइज हुआ, डाउन हुआ, उसकी वजह से श्रिंकेज हमारा जनरली कंक्रीट में देखने को मिलता है, बल्कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसलिए इसका जो आंसर होता है वो होता है हमारा सेग्रीगेशन। ये आपका साइड का एग्जांपल है। जैसे मान लो हमने अभी डिस्कस किया है, ये इस तरीके से ऊपर फाइन एग्रीगेट डाल दिया, इधर वेरी फाइन एग्रीगेट ये वेरी फाइन एग्रीगेट डाल दिया इसमें, ये वेरी फाइन एग्रीगेट, ये फाइन एग्रीगेट डाल दिया, इधर ये कोर्स एग्रीगेट डाल दिया। मतलब हर एग्रीगेट अपना सेपरेट आउट कर दिया है, सेपरेट आउट। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सेग्रीगेशन। ये जनरली साइड का एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं जनरली। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो ये डायग्राम आप याद रखिएगा, इस तरीके से होता है। इधर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाई डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन होता है वाटर सीमेंट रेशियो। अब देखते हैं जैसे जैसे इनिशियली जब वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू कम था तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो थी आपकी मैक्सिमम थी। जैसे जैसे आपका वाटर सीमेंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है उसी के बिहाफ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डायग्राम के बिहाफ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस होती आ रही है। तो हम एक बात समझ जाते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वाटर सीमेंट के रेशियो पे। ठीक है, लिख लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। और वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। मतलब जितना वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा उतना ही एग्रीगेट हमारा ज्यादा अच्छा वर्केबल होगा, मतलब उतनी ही हम आराम से इजी तरीके से उस पर वर्क कर सकते हैं। तो वो होगा मतलब वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा तो वर्केबिलिटी ज्यादा। तो अगर मान लो एयर एंट्रेनिंग हम एजेंट यूज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। मान लो हमें वर्केबिलिटी किसी भी एग्रीगेट की इंक्रीज करनी है तो एयर एंट्रेनिंग एजेंट हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, उसकी वजह से वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ना वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट डाल हो जाता हूँ। पहली बात तो टाइम ऑफ ट्रांजिट का हम ग्राफ अभी आगे डिस्कस करेंगे। उस तरह ग्राफ होता है कि भाई इस तरीके से इधर होता है हमारा वर्केबिलिटी, स्लम का वैल्यू होता है mm में, इधर होता है टाइम इन आवर। ये ग्राफ हम भी आगे डिस्कस करेंगे। तो जब अब हम रिलेट कर सकते हैं भाई वर्केबिलिटी और टाइम में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वर्केबिलिटी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वर्केबिलिटी रिड्यूस हो रही है। और वर्केबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो के, वो वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इस तरीके से पहले बात तो अभी हम बता देते कि इस तरह डायग्राम होता है। तो इधर होता है हमारा वर्केबिलिटी, इधर होता है हमारा टाइम ऑफ ट्रांजिट। अब जैसे टाइम ऑफ ट्रांजिट बढ़ रहा है वर्केबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं कि टाइम ऑफ ट्रांजिट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे जैसे वर्केबिलिटी बढ़ रहा है आपका कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वर्केबिलिटी कम हो रहा है। अब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वर्केबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो के प्रोपोर्शनल, ना कि एग्रीगेट के प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद एग्रीगेट ऑफ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, जितना जैसे मान लो हमने ऊपर डाल दिया है अपना इस तरह की एग्रीगेट की ग्रेड हमें अच्छी तरीके से की हुई है, तो वो क्या करेगा, वो वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इंप्रूव द वर्केबिलिटी, तो इसलिए इसका आंसर होता है ये वाटर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो होता, ये तो कोई गलत हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है इसका आंसर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ये डायग्राम भी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे डायग्राम आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाई डायरेक्शन में, इधर एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं हम वाटर सीमेंट रेशियो, एक्स डायरेक्शन में
उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे अब कम जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की रिड्यूस हो जा रही है। इतने वाटर सीमेंट के रेशियो पे इतना था, फिर जैसे जैसे बढ़ा तो ये इतना हो गया, तो वह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। अब एक बात तो ध्यान रखिएगा इसमें, अगर हम सेम ही वाटर सीमेंट रेशियो पे बात करें अगर हम, तो जो वाइब्रेटरी जब हम मान लो हम मशीन से कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में हैंड कॉम्पैक्शन के कंपैरिजन में जो स्ट्रेंथ होगी वो जो मशीन से कर रहे हैं उसमें ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू हैंड मिक्सिंग। मतलब सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे जो हैंड मिक्सिंग का वैल्यू होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वो कम होगा कंपेयर टू वाइब्रेशन की हेल्प से हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ग्राफ आपका आता है, एक ग्राफ रिमेंबर रखेगा। एसएससी जेईई कन्वेंशन में ये पूछा गया कन्वेंशनल पेपर में कि भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो में ग्राफ ड्रॉ करें। The carried of concrete is inversely proportional to time of transit water cement ratio, the air in the mix, size of air। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये ग्राफ होता है, सीधा देख रहे थे हम इस तरह होता है। यहाँ होता है वर्केबिलिटी, यहाँ होता है हमारा टाइम ऑफ ट्रांजिट। जैसे जैसे टाइम ऑफ ट्रांजिट बढ़ रहा है वैसे उसकी वर्केबिलिटी रेड्यूस है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर होता है ये वाटर सीमेंट रेशियो के वर्केबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ये भी ऑप्शन गलत। द एयर इन द मिक्स इंक्रीज वर्केबिलिटी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इसमें, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है और साइज ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा साइज ऑफ एग्रीगेट होगा उतना अच्छा वर्केबिलिटी होगा। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है, ये आपका आंसर होता है आपका ए आंसर इज करेक्ट। अब ये ग्राफ में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखते हैं हम वाई एक्सिस में लिखा हुआ है वर्केबिलिटी स्लम्प इन मिलीमीटर, 0, 25, 50, 75, 100। यहाँ आया टाइम इन आवर, टाइम इन आवर ट्रांजिट टाइम लॉस ऑफ वर्केबिलिटी विद ट्रांजिट टाइम फॉर कंक्रीट विदाउट एडमिक्चर्स। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जिस तरीके से टाइम ऑफ ट्रांजिट बढ़ रहा है उस तरीके से वर्केबिलिटी हमारी रिड्यूस हो जा रही है। जैसे टाइम ऑफ ट्रांजिट बढ़ रहा है वैसे रिड्यूस हो जा रही है। इन सर्टेन टाइम द वर्केबिलिटी इज टू बी रिड्यूस। ओके, तो ये ग्राफ आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन में कहता है अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट क्या होगी? 0.003, 0.003, 0.0003, 0.03। तो इसके लिए हम जो हम आप आंसर है वो आपका आंसर बी। क्यों? इसके लिए आप रेफर करिए IS 456/2000। उसमें हम देख सकते हैं क्लोज 6.2.4.1। इस क्लोज में ये दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है वो 0.003 होता है IS 456/2000 के हिसाब से। अब मान लो आपको श्रिंकेज के लिए और भी कुछ जानना है, और भी वैल्यू, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए श्रिंकेज के लिए, तो आप ये IS कोड और प्रीफर कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली श्रिंकेज के लिए है IS 1343। ये IS कोड पूरा का पूरा श्रिंकेज के ऊपर दिया हुआ है। अगर आपको श्रिंकेज के बारे में कुछ भी जानना हो तो इस IS कोड का प्रीफर कर सकते हैं। Air entering the concrete increase workability strength the effect of temperature variation the unit weight। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एयर एंटरिंग इन कंक्रीट क्या करता है, वो वर्केबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। वर्केबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एयर एंटरिंग एरिया में। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है बी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होगी अगर एयर एंटर कर जाएगी तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाएगी। वर्केबिलिटी हम बेटर तरीके से तो काम कर सकते हैं, तो इसलिए वर्केबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा ए। अभी ये क्वेश्चन है
द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एफ सी आर ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ FCS, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम जब देख लेते हैं किस किस तरीके से ये आता है। सबसे पहली बात, FCR मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है वो बराबर है 0.7 अंडर रूट FCK। FCK हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FCT FCR सेम जो उसमें हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि भाई FCR ये FCT ये सेम है हमारा 0.66 FCR होता है। FCT मतलब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.66 FCR। उसके बाद स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ जो होती है FCT 0.66 FCR हो जाता है। उसके बाद एक और होता है हमारा, तो इसे हमारा सोल्व करें थोड़ा, तो FCT का वैल्यू हमारा आ जाएगा हमारा 0.46 अंडर रूट FCK। भाई FCR का वैल्यू ये है 0.7 अंडर रूट FCK, यहाँ पुट कर देंगे यहाँ FCR की जगह ये वैल्यू, तो FCT का वैल्यू 0.46 अंडर रूट FCK आ जाता है। और FCS का वैल्यू होता है 2p/πdl। ये फॉर्मूला आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कई बार कि भाई स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है 2p/πdl। जैसे मान लो ये आपका है सिलेंडर इस तरीके का, ये डायमीटर जो डायमेंशन आ रही है इसकी ये तो 150 mm, ये होती है हमारी 300 mm, 150 mm इंटू 300 mm, ये होती है जनरल डायमेंशन। अब इसमें हम इस तरीके से लोड अप्लाई करते हैं अलोंग द डायमीटर। जैसे डायमीटर है इसके अलोंग ये लोड अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो लोड अप्लाई करते हैं किस डायरेक्शन में लोड को समझेंगे, भाई इस डायरेक्शन में अप्लाई लोड करेगा ऐसे इस तरीके से, लेकिन अलोंग द डायमीटर वो भी इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरीके से हम लोड इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी इन एक्सप्रेशन के बिहाफ पे जो आपका आंसर ये आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है आपका ये बी। तो FCR कौन सा FCK इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा रहेगा इन एक्सप्रेशन के बिहाफ। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो गलत, डिक्रीज होती है कि हम ग्राफ डिस्कस किया था पहले। डिक्रीजिंग करिंग टाइम गलत, डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट, जैसे साइज ऑफ एग्रीगेट अच्छा होगा तो साइज ऑफ एग्रीगेट अच्छा होने की वजह से वर्केबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वर्केबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा अच्छा होगा, और वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा अच्छा होगा तो मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कम होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कम होगी तो ये तो इंक्रीज करा तो ये ऑप्शन में गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इंक्रीजिंग फाइनेंस ऑफ सीमेंट, इसकी वजह से देखते हैं हम फाइनेंस ऑफ सीमेंट का क्या मतलब है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है हमारा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जितना छोटा ज्यादा पार्टिकल होगा हमारा, जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट, जितनी ज्यादा फाइनेंस सीमेंट इंक्रीज होगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारी इंक्रीज होगी, इसलिए आपका आंसर हो रहा है इसका बी। The relation between mortar of rupture FCR and characteristic strength of concrete FCK is given by, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये होता है 0.7 अंडर रूट FCK। इसके लिए आप प्रेफर करिए क्लोज IS 456 2000 में क्या क्लोज नंबर 6.2.2, इसके लिए आप प्रेफर करिएगा ये कोड, ये क्लोज। The compressive strength of 100 mm cube as compared to 150 mm cube is always, compressive strength
कि अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ सिंपल सिग्मा बराबर पी अपॉन ए। जिस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा बढ़ेगा कंपेरेटिव स्ट्रेंथ हमारी कम होगी। तो यहाँ 100 mm और 150 mm की अगर हम बात करें तो भाई पी अपॉन 100 का स्क्वायर 100 एरिया अंडर 100 पी अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 150 mm। तो जो हमारी कंप्लीटिव स्ट्रेंथ होगी वो हमारी मोड होगी। तो ये आंसर आ जाता हमारा पी। According to 456-1978, the modulus of elasticity of concrete AC इस तरीके से लिख लेते हैं in न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कैन बी टेकन है। EC बराबर 5700 FC की EC 97 में है। EC बराबर 597 FC की EC बराबर 5700 FC की EC बराबर 700 FC की। एस पे वाई एस 456-1978। इसमें हम क्लोज नंबर प्रेफर करें क्लोज 6.2.3.1। इस क्लोज के ब्याह पे जो हमारा कहता है वो कहता है EC फॉर शॉर्ट टर्म। एस का मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म हम बता के चल रहे हैं 5000 अंडर FC। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर शॉर्ट टर्म। अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें अगर हम तो ये लॉन्ग टर्म का इफेक्ट को लेके चलें तो EC बराबर ECS अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा यहाँ पे हमारा क्रीप कोफिशिएंट है। थीटा का वैल्यू हमारा क्रीप कोफिशिएंट जो टाइम डिपेंडेंट होता है हमारा। तो इसके भी यहाँ पे ये क्लोज अगर हम पेपर करेंगे तो इसका ये 5000 FC के। तो ये इसके नियरेस्ट ऑप्शन आपका ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्चुअल मेजर वैल्यू में भी डिफर। तो जो वैल्यू है आपकी ये डिफर कर जाती है +-20% फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन। अगर मान लो आप टेस्ट करो और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से निकालो तो जो वैल्यू होता है जनरली +-20% हमारी डिफर कर जाती है। तो ये क्लोज प्रेफर करके आप देख सकते हैं। इसका आंसर होता है आपका ए। इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट रिड्यूस स्ट्रेंथ इंक्रीज स्ट्रेंथ डू नॉट चेंज द स्ट्रेंथ ऑल ऑफ द अबव। ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार दोबारा, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है हमारा। इधर डाल देते हैं स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इधर डाल दें वाटर सीमेंट रेशो। तो जैसे मॉइस्चर कंटेंट हमारा बढ़ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए हमारा रिड्यूस स्ट्रेंथ आएगा इसका आंसर। और अगर मान लो आपको मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट के मॉइस्चर कंटेंट के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस IS कोड को भी प्रीफर कर सकते हैं। IS कोड 2386 पार्ट 3। ये IS कोड प्रीफर कर सकते हैं आप मोर इंफॉर्मेशन के लिए। एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोल्डेंट सीमेंट यूज ऑफ पोज़ोलैनिक सीमेंट। पहले आता हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोज़ोलैनिक सीमेंट जो होता है वो रिड्यूस कर लेता है हमारी ब्लीडिंग को। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो इनिशियली होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि पोज़ोलैनिक सीमेंट ब्लीडिंग को रिड्यूस कर लेता है, पहली बात तो। उसके बाद जो स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी यूज ऑफ पोज़ोलैनिक सीमेंट जो होती है वो क्या होती है हमारी रिड्यूस हो जाती है, ना कि इंक्रीज। और वर्केबिलिटी हमारी जो होगी वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज किसके केस में? अगर हम पोज़ोलैनिक सीमेंट का यूज़ करेंगे। अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोज़ोलैनिक सीमेंट की बात करेंगे ना तो उस केस में हमारी
जो वर्केबिलिटी होगी हमारी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज वो पोर्टोलिटिक सीमेंट जो होगा उसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा इसमें पोर्टोलोनिक सीमेंट के केस में श्रिंकेज हमारा ज़्यादा होगा। तो उसी के बिहाफ पे हमारा जो आंसर आता है वो आ जाता है हमारा आंसर नंबर सी। Admixtures which cause early setting and hardening of concrete are called वर्केबिलिटी एडमिक्सचर। मतलब वर्केबिलिटी एडमिक्सचर का मतलब कितने तरीके से हम इजीली हम उस पर काम अपना कर सकते हैं, होता है हमारा वर्केबिलिटी। इस तरीके से एक्सीलेटर होता है हमारा वे हमारे कंपाउंड जो हमारे सीमेंट की सेटिंग टाइम को एक्सीलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अर्ली सेटिंग करें और जल्दी जल्दी हार्ड कर दें। मतलब जल्दी हार्ड कैसे करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसमें ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं एक्सीलेटर। इसका एक एग्जांपल हम बता देते हैं आपको। एक्सीलेटर का हमारा एग्जांपल होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ये होता है हमारा एक्सीलेटर जो हमारा एक्सीलेट कर देता है, हमारे प्रोसेस को जल्दी कर देता है, अर्ली सेटिंग कर देता है, हार्डिंग जल्दी हो जाए, जल्दी सब काम हो जाए, तो उसको कहते हैं हम अपना एक्सीलेटर। रिटार्डर होता है हमारा जो भी हमारे, जैसे मान लो सीमेंट जल्दी सेट होना चाह रहा है लेकिन उसे ज़्यादा देर तक रोक के रखने की कोशिश करें। जैसे मान लो हम सीमेंट होता है हमारा, सीमेंट में जल्दी सेटिंग करने का काम कौन करता है, C3A। लेकिन इस चीज को रोकेगा कौन, वो होता है ना जिप्सम जो जनरली फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैल्सिनेशन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्सिनेशन से एट 185 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जिप्सम फॉर्म होता है, जो यूज होता है रिटार्डर की तरह सीमेंट में। किस चीज को रोक के रखने के लिए, C3A की वजह से जो स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर पा रहा है उस चीज को रोक के रखने के लिए हम सीमेंट में जिप्सम यूज करते हैं। रिटार्डर का एग्जांपल आपका हो गया हमारा जिप्सम। एक्सीलेटर का एग्जांपल होगा कैल्शियम क्लोराइड। एयर एंट्रेनिंग एजेंट भी होते हैं जो वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देते हैं। जैसे हमारा जो भी एडमिक्सचर है उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देते हैं, वो होते हैं हमारे एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। तो इसलिए उसने पूछा हमारा अर्ली सेटिंग हो और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट अगर हो तो अर्ली सेटिंग के लिए हमारा हो जाता है एक्सीलेटर। आपका ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन नंबर 2। द मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर्स विच प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम। मतलब सेटिंग टाइम हार्डनिंग टाइम दोनों को एक्सटेंड कर देता है। मतलब सेट होने में ज़्यादा टाइम ले और हार्ड होने में ज़्यादा टाइम ले। मतलब एक तरीके से उसकी सेटिंग को मतलब जल्दी सेट होने के को रिटार्ड कर रहा है। मतलब रिटार्डर ये हो गया रिटार्डर, ये हो गया एक्सीलेटर, ठीक है ना। तो इसलिए उसने क्या कहा हमारा जो एक तरह से बढ़ा रहा है टाइम को, तो वो होता है हमारा जिप्सम। तो ये होता है एक तरीके से रिटार्डर ही बोल सकता था आपसे क्वेश्चन में। तो याद रखिए इसका आंसर होता है आपका जिप्सम। प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम, अगर देर से सेट हो और हार्ड भी देर से हो तो उसके लिए होगा रिटार्डर। द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 25%, 40%, 60%, 80%। वो होता है आपका 40%। एज पर IS 456/2000। ये क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू 28 डेज इज अबाउट। मतलब 1 ईयर और 28 डेज में बात कर रहा है, 10 to 15, 15, 20, 20, 25, 25 to 50। ये आपकी बात कर रहा है 1 ईयर 28 डेज में। एक क्वेश्चन पहले हम ये देख लेते हैं जो 7 डेज स्ट्रेंथ
और 20 डेज स्ट्रेंथ। तो 7 डेज स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, तो आपकी 2/3 होती है 28 डेज का स्ट्रेंथ। ठीक है, ये SCG में आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हो जाता है 2/3 हो जाता 0.66। तो 7 डेज और 28 डेज। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा हमने 1 ईयर और 28 डेज में, तो उसके लिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जरा। जैसे हम मान लेते हैं IAS कोड जो है हमारा 456/2000 में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, FT बराबर T इंटू F28 अपॉन A प्लस BT। FT है हमारे कि भाई जो भी स्ट्रेंथ आपको पूछेगा भाई कितने टाइम में, जैसे 1 ईयर पूछा हुआ था यहाँ 1 ईयर, T 1 ईयर। F28 है हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो। T है हमारा कितने टाइम में वो पूछ रहा है आपसे कि भाई 1 ईयर में निकालो, 3 मंथ्स में निकालो, 8 डेज में निकालो, 10 डेज में, 20 डेज में, जितने भी अभी आप पूछे वो आप ले लेंगे टाइम इन डेज। ये होता है हमारा टाइम इन डेज। ये आप बात याद रखिएगा कि टाइम इन, ये आपका टाइम इन डेज मतलब डेज में टाइम। ये आप बात याद रखिए, ये जो होता है T यहाँ पे हमें डेज में लेना। अब हम देखते हैं जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा M20 ले लेते हैं ग्रेड, M20 ग्रेड ले लेते हैं। अब देखते हैं FT कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर मतलब 365 दिन के लिए। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करें 365, 1 ईयर 365 दिन मल्टीप्लाई FT 28 मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ग्रेड 20 अपॉन A और B का वैल्यू भी IAS कोड में दिया हुआ है। ये आप ये यूज करेंगे हमेशा जब भी आप कैलकुलेट करेंगे। A का वैल्यू आपका 4.7, B का वैल्यू आपका 0.833। ये दो वैल्यू आप हमेशा चाहे कोई भी टाइम वो आपसे पूछे ये वैल्यू आप यूज करेंगे। A का वैल्यू 4.7 प्लस B का वैल्यू 0.833 मतलब टाइम हो जाता है आपका 365। इसके यहाँ पे जब आप ये सोल्व करेंगे FT का वैल्यू आपका आएगा करीब 23.64 विच इज अप्रोक्सीमेटली 24। तो आपका FT का वैल्यू आएगा आपका 24 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हम देखते हैं भाई कितना उसने पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज वो पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेते हैं। तो वो होता है हमारा 24 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल 20 इंटू 100। तो ये आपका आता है 20 पॉइंट कुछ करके आता है 1%। तो ये आपका आंसर होता है C 20.1 2025 में आ रहा है। आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। इस तरह की प्रॉब्लम को आप ऐसे ही डील कर सकते हैं। आपको कोई भी टाइम दे आप उसे इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई जैसे आपको ग्रेड हो, कोई और ग्रेड भी आपको यूज करने के लिए दे सकता है 25, 30, 35, तो उस पर आप मंथ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो and like and subscribe our channel. Thank you.